गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर हेमलता आकोदिया, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चौमू से। बच्चों, हम बीए पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने व्यवहारवाद के बारे में जाना था। वीडियो के अंत में मैंने बताया था कि व्यवहारवादी विचारक डेविड ईस्टन के द्वारा स्वयं ही व्यवहारवाद में कई सारी कमियां महसूस की, तो उन्होंने स्वयं ही उत्तर व्यवहारवाद को जन्म दिया। इस वीडियो में हम उत्तर व्यवहारवाद के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे उत्तर व्यवहारवाद की उत्पत्ति के कौन कौन से कारण रहे हैं। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की उत्पत्ति का मूल कारण व्यवहारवाद में निहित कमियों एवं दोषों के विरुद्ध पैदा हुए तीव्र असंतोष को माना जाता है। व्यवहारवाद एक ओर अपने सैद्धांतिक लक्ष्यों व उद्देश्यों को प्राप्त करने में असमर्थ रहा और दूसरी ओर वह शुद्ध अनुसंधान कार्य में अत्यधिक डूबे रहने के कारण अपने युग की गंभीर समस्याओं के समाधान के बारे में कोई ठोस व निश्चित विचार देने में असफल रहा। इस स्थिति में स्वयं व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान के जगत में व्यवहारवादी दृष्टिकोण की अनुपयोगिता को स्वीकारा और इसमें सुधार की आवश्यकता को अनुभव किया। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की उत्पत्ति के जो कारण रहे हैं, उनमें पहला कारण है व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान बनाने की असफल कोशिश की। व्यवहारवादियों को जो महत्वपूर्ण दोष था वह यह था कि यह प्राकृतिक विज्ञान और राजनीति विज्ञान के सूक्ष्म अंतर को समझने में पूर्णतः अंतर है। यहाँ पर अध्ययन की इकाई मानव है और प्राकृतिक विज्ञान में वस्तु है। वस्तु एवं मनुष्य दोनों के विज्ञान में मूलभूत अंतर रहता है, जिसको समझने में यह पूर्णतः असफल रहे। इसी वजह से उत्तर व्यवहारवाद को जन्म देते। इसके अलावा व्यवहारवादी मानव के व्यवहार के निश्चित नियम देने में पूर्णतः असमर्थ रहे। व्यवहारवादियों का दावा था कि वे मानव के व्यवहार का वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक अध्ययन करके मानव व्यवहार के बारे में निश्चित नियम बना सकेंगे और वे इन नियमों के आधार पर भविष्य में मानव व्यवहार के बारे में निश्चित व सही भविष्यवाणी भी करने में सफल हो सकते हैं। किंतु वास्तव में मानव का व्यवहार वस्तुनिष्ठ व वैज्ञानिक अध्ययन से संभव नहीं है और इसलिए मानव व्यवहार के बारे में न तो वह निश्चित नियमों का निर्माण हो सका और न ही सही भविष्यवाणी की जा सकी। व्यवहारवाद की इस असफलता ने उसे वैचारिक वातावरण को जन्म दिया जिसमें उत्तर व्यवहारवाद की धारणा का जन्म हुआ। अगला जो कारण है वह है व्यवहारवाद ने मूल्यों की उपेक्षा की। व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को पूर्ण वैज्ञानिक अध्ययन के नाम पर सिर्फ तथ्यों के अध्ययन पर बल दिया। यहाँ पर अध्ययन की इकाई मानव है। मानव का पूर्ण तथ्यों के आधार पर अध्ययन संभव नहीं है। मानव का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसके स्वयं के मूल्यों का इस्तेमाल अनिवार्य है और उत्तर व्यवहारवाद ने तथ्य तथा मूल्य दोनों के महत्व को स्वीकारा। तो इसी प्रकार से अत्यधिक मूल्यों की उपेक्षा करने के कारण भी उत्तर व्यवहारवाद की जगह उत्तर व्यवहारवाद ने जन्म लिया। अगले जो कारण है वह है व्यवहारवाद की अप्रासंगिकता एवं निष्क्रियता। व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान के वैज्ञानिक अध्ययन के नाम पर स्वयं को अत्यधिक व्यस्त कर लिया और अपने युग की समस्याओं का समाधान करने में असफल रहे। उस समय संपूर्ण विश्व कई प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा था, जिसमें शीत युद्ध, साम्यवाद का विस्तार, अमेरिका में नक्सलीय भेदभाव व दंगे, नागरिक अधिकार आंदोलन, अमेरिका का वियतनाम के साथ अघोषित युद्ध तथा नव स्वतंत्र राज्यों की कई सारी समस्याएं थीं। तो उनका समाधान करने में यह पूर्णतः असफल रहा था। इसके अलावा जो अगला कारण रहा उत्तर व्यवहारवाद के जन्म का, वह है राजनीति विज्ञान के परंपरावादी एवं व्यवहारवादी दृष्टिकोण की कमियों एवं उसके आपसी विरोध ने यह स्पष्ट कर दिया कि राजनीति विज्ञान को एक ऐसी अवधारणा की आवश्यकता है
जो इन दोनों ही दृष्टिकोणों के दोषों से मुक्त हो, किंतु इसमें दोनों जो अध्ययन दृष्टिकोण हैं उनके गुण पर्याप्त मात्रा में रहे। वास्तव में उत्तर व्यवहारवाद ने हमारे इस युग की मांग की पूर्ति की और इसे ही इसकी उत्पत्ति का एक मूल कारण या भावनात्मक कारण माना जाता है। अब बच्चों हम चर्चा करेंगे उत्तर व्यवहारवाद की परिभाषा की। उत्तर व्यवहार के नाम पर स्वयं में बहुत से अर्थ हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि उत्तर व्यवहारवाद का संबंध व्यवहारवाद से है और यह व्यवहारवाद के उत्तर यानी उसके बाद के राजनीति विज्ञान का अध्ययन दृष्टिकोण है और इसमें आए परिवर्तन एवं विकास की अवस्था को बताता है। वास्तव में यह कहना उचित होगा कि आधुनिक राजनीति विज्ञान परंपरागत दृष्टिकोण का विरोध करते हुए व्यवहारवाद के रास्ते से उत्तर व्यवहारवाद की वर्तमान अवस्था में पहुंचा है। इस दृष्टि से उत्तर व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान के विकास की आधुनिक अवस्था को प्रकट करता है। डेविड ईस्टन के अनुसार उत्तर व्यवहारवाद भविष्य उन्मुखी है जो राजनीति विज्ञान को विकास की नई दिशाओं की ओर बढ़ाना चाहता है। यह अतीत की उपलब्धियों को स्वीकारते हुए उसमें कुछ नया जोड़ना चाहता है। उत्तर व्यवहारवाद के अर्थ को हम कुछ बिंदुओं से स्पष्ट कर सकते हैं, जिसमें पहला है यह परंपरावाद की पुनरावृत्ति नहीं है, यह व्यवहारवाद में एक सुधार आंदोलन है। उत्तर व्यवहारवाद समन्वयवादी है यानी तथ्यों तथा मूल्यों के महत्व को स्वीकारता है। इसके अलावा यह राजनीति विज्ञान के विकास की निरंतरता को प्रकट करता है। उपयोगिता एवं आधारित वैज्ञानिकता का पक्षधर है और साथ ही ये उत्तर व्यवहारवाद की प्रवृत्ति रचनात्मक है। बच्चों अब हम बात करेंगे उत्तर व्यवहारवाद की आधारभूत मान्यताओं या विशेषताओं की या लक्षणों की। डेविड ईस्टन एक पुराना व्यवहारवादी था और उसने व्यवहारवादी दृष्टिकोण की 8 आधारभूत मान्यताओं को प्रस्तुत किया था। उसने इन्हें व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला कहा था, किंतु बाद में उसने सामाजिक संदर्भ में व्यवहारवाद की निष्क्रियता एवं अनुपयोगिता का अनुभव किया तो उसने अपने जैसे विचार रखने वाले विद्वानों के साथ मिलकर उत्तर व्यवहारवाद को जन्म दिया। डेविड ईस्टन ने भी उत्तर व्यवहारवाद की कुछ मान्यताएं बताई है जो है 7। इन 7 मान्यताओं के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली है तकनीक से पहले सार का महत्व। व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन में वैज्ञानिक तकनीकों के प्रयोग पर अत्यधिक बल दिया था, किंतु इस प्रयत्न में उन्होंने अध्ययन के उद्देश्य की उपेक्षा की। उत्तर व्यवहारवादियों का मत है कि वैज्ञानिक तकनीकों के साथ ही अध्ययन के उद्देश्य का भी महत्व है। क्रम की दृष्टि से तकनीक से पहले सार का स्थान आता है। पहले अध्ययन का उद्देश्य तय किया जाना चाहिए और तब इसकी प्राप्ति के लिए वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिए। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार अध्ययन का उद्देश्य हमारे युग की समस्याओं का हल ढूंढना और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए तकनीक का प्रयोग होना चाहिए। उसका निष्कर्ष है कि शोध के लिए तकनीक की जरूरत तो होती है, किंतु इससे अधिक महत्वपूर्ण वह उद्देश्य होना चाहिए जिसके लिए तकनीक को अपनाया जाए। यदि इन दोनों में से किसी एक का त्याग करने की जरूरत हो तो तकनीक का त्याग किया जा सकता है, उद्देश्य का या सार का नहीं। व्यवहारवादियों एवं उत्तर व्यवहारवादियों की भाषा में अन्य प्रकार से भी कह सकते हैं। व्यवहारवादियों का नारा था अस्पष्ट होने से गलत होना अच्छा है, किंतु उत्तर व्यवहारवादियों का मत है कि अप्रासंगिक रूप से निश्चित होने के स्थान पर अस्पष्ट होना अच्छा है। दूसरी जो विशेषता है उत्तर व्यवहारवाद की वह है उत्तर व्यवहारवाद सामाजिक परिवर्तन पर बल देता है। व्यवहारवादी वैज्ञानिकता के नाम पर मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर बल देते हैं।
और उन मूल्यों का समर्थन नहीं कर पाते जो सामाजिक विकास एवं परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण है। वे सामाजिक उथल पुथल के उदासीन साक्षी बन जाते हैं और इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक परिवर्तन के विरोधी बन जाते हैं। उत्तर व्यवहारवादी मानते हैं कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का उद्देश्य उन मूल्यों का समर्थन होना चाहिए जो उचित दिशा में सामाजिक परिवर्तन के पक्षधर हैं। वे इस दृष्टि से तथ्यों की विस्तृत सामाजिक संदर्भ में व्याख्या चाहते हैं ताकि अनुदारवाद का विरोध संभव हो और उदारवादी मूल्यों के अनुसार सामाजिक परिवर्तन की गति को तेज किया जा सके। अगली जो विशेषता है वह है समकालीन समस्याओं के विश्वसनीय समाधान की आवश्यकता। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार राजनीति विज्ञान की पूर्णता इस बात में नहीं है कि उसका मात्र वैज्ञानिकरण कर दिया जाए, अपितु उसका पूर्ण विकास एवं उसकी सार्थकता इस तथ्य में निहित है कि वह समकालीन विश्व की राजनीतिक सामाजिक समस्याओं व संकटों का हल में यथासंभव सहयोग दे। इस दृष्टि से जरूरी है कि राजनीति विज्ञान सामाजिक राजनीतिक असंतोष, दबावों, तनावों व संघर्षों, सामाजिक विघटन व इसके पीछे सक्रिय आकांक्षाओं व समस्याओं को समझने का प्रयास करे और राजनीतिक व सामाजिक समस्याओं का हल ढूंढने में सहयोग दे। उत्तर व्यवहारवादियों का आरोप है कि व्यवहारवादियों ने यथार्थवादी राजनीति विज्ञान के अध्ययन पर बल दिया, परंतु उन्होंने राजनीतिक जीवन की इन समस्याओं के समाधान प्रस्तुत करने में पूर्णतः योगदान नहीं दिया। अगली जो विशेषता है वह है मूल्य राजनीतिक अध्ययन का अभिन्न अंग है। उत्तर व्यवहारवादी मानते हैं कि मानव समाज के लिए केवल उसी ज्ञान का महत्व है जो मूल्यों पर आधारित हो। मानव समाज के संदर्भ में उसका तर्क है कि मूल्यों की दृष्टि से विज्ञान न तो कभी तटस्थ रहा है न ही हो सकता है। अतः ज्ञान अर्जन के संबंध में मूल्य को पूर्व कथन के रूप में स्वीकारा जाना चाहिए। यदि ज्ञानार्जन में मूल्यों की उपेक्षा की जाती है तो ऐसे अर्जित ज्ञान का प्रयोग मानव समाज के हितों के विरुद्ध किए जाने की संभावना बनी रहती है। अतः उत्तर व्यवहारवादियों के मूल्य निरपेक्ष ज्ञान की अवधारणा को मूलतः मानव विरोधी मानकर उसका विरोध किया। अगली जो विशेषता है वह है मानव मूल्यों की रक्षा में बुद्धिजीवियों की अहम भूमिका होना। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार समाज में राजनीतिक वैज्ञानिकों सहित सभी बुद्धिजीवियों की एक विशिष्ट भूमिका होती है। उनका यह बौद्धिक दायित्व है कि वह उदारवादी मानव मूल्यों की रक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध हो ताकि मानव समाज व उसकी उपलब्धियों की रक्षा संभव हो। व्यवहारवादियों ने बुद्धिजीवियों को मात्र एक ऐसे शोधकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया था जो मानव मूल्यों की रक्षा के स्थान पर मूल्य निरपेक्षता के प्रति समर्पित थे। उत्तर व्यवहारवादियों ने व्यवहारवाद के इस पक्ष का विरोध किया। उनका मत है कि बुद्धिजीवियों को ऐसे वस्तुनिष्ठ शोध कार्य पर मानव श्रम व धन को बर्बाद नहीं करना चाहिए जिसका मानव मूल्यों से कोई भी संबंध न हो। यदि वे मानव मूल्यों की रक्षा के प्रति उदासीन बने रहेंगे तो समाज में बुद्धिजीवी होने के नाते उन्हें जो विशिष्ट स्थान एवं महत्व प्राप्त है उससे उन्हें वंचित होना पड़ेगा। इसलिए बुद्धिजीवियों की समाज के में अहम भूमिका होती है। अगली जो है राजनीति विज्ञान को कार्य विज्ञान व मनन विज्ञान दोनों होना चाहिए। अगली जो विशेषता है वह है उत्तर व्यवहारवादियों का आरोप है कि व्यवहारवादियों ने शुद्ध वैज्ञानिक अध्ययन के नाम पर संपूर्ण राजनीति विज्ञान को मात्र एक मनन विज्ञान में बदल दिया, यानी चिंतन विज्ञान में बदल दिया और उसके क्रियात्मक पक्ष की पूर्णतः उपेक्षा की। उनका मत है कि राजनीति विज्ञान अपनी प्रकृति से ही मनन विज्ञान के साथ ही साथ कार्य विज्ञान भी है। अतः इन दोनों के पक्षों में उचित समन्वय
तथा तालमेल स्थापित करने की जरूरत है। व्यवहारवादियों की इस एक बहुत बड़ी भूल यह थी कि उन्होंने शोध कार्य से ऐसे निरर्थक व सारहीन ज्ञान का अर्जन किया जिसका कि सामाजिक पुनर्निर्माण की दृष्टि से कोई क्रियात्मक महत्व नहीं था, जबकि किसी अर्जित ज्ञान की पूर्णता व सार्थकता इस तथ्य में निहित होती है कि उसे व्यवहार में किस सीमा तक लागू किया जा सकता है। अंतिम जो विशेषता है वह है व्यवसाय का राजनीतिकरण अनिवार्य व वांछनीय होना। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार व्यवहारवादियों की ये भूल थी कि उन्होंने शुद्ध वैज्ञानिक शोध के नाम पर राजनीतिक वैज्ञानिकों एवं बुद्धिजीवियों से संबंधित समस्त संस्थानों को अपने सामाजिक दायित्व के प्रति तटस्थ, उदासीन तथा निष्क्रिय बना दिया और वे इस स्थिति को शुद्ध वैज्ञानिक चिंतन की दृष्टि से उचित भी मानते थे। किंतु उत्तर व्यवहारवादियों का मत है कि इन सभी संस्थाओं और संघों को अपने सामाजिक दायित्व की पूर्ति के लिए अत्यधिक सक्रियता दिखानी चाहिए। उनका तर्क है कि यदि सभी राजवैज्ञानिक और बुद्धिजीवियों का व्यक्तिक स्तर पर यह सामाजिक दायित्व है कि वे सामाजिक पुनर्निर्माण में सक्रिय सहयोग दें और उससे संबंधित संघों व संस्थाओं को भी इस सामाजिक दायित्व को स्वीकारा जाना चाहिए। इस दृष्टि से व्यवसाय के राजनीतिकरण की अनिवार्यता पर उन्होंने अत्यधिक बल दिया। उत्तर व्यवहारवादियों ने राजनीति वैज्ञानिकों व बुद्धिजीवियों से संबंधित संघों, शिक्षा संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों को सामाजिक दायित्वों की पूर्ति के लिए अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता खुले रूप में स्वीकार करने के लिए कहा। डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की जो 7 मूल मान्यताएं बताई है उन पर उत्तर व्यवहारवादियों ने सीमित मात्रा में ही हमें मतभेद दिखाई पड़ता है और यह माना जाता है कि डेविड ईस्टन द्वारा बताई गई ये 7 मूल मान्यताएं उत्तर व्यवहारवाद की मूल प्रकृति एवं सामान्य लक्षण व विशेषताओं पर प्रकाश डालती है। उत्तर व्यवहारवादी इस बारे में सहमत हैं कि उनका जो अध्ययन हेतु वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाया जाना चाहिए, अर्थात शोध के तथ्यों पर आधारित होना चाहिए और शोध को सामाजिक आवश्यकता और समस्याओं की दृष्टि से प्रासंगिक तथा कार्य उन्मुखी भी होना चाहिए। अगले वीडियो में हम उत्तर व्यवहारवाद की आलोचना तथा व्यवहारवाद तथा उत्तर व्यवहारवाद में अंतर व उत्तर व्यवहारवाद के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।